पंचायती राज व्यवस्था के भीतर में कुछ बात ऐसा है जो कि यहाँ मैंने रखा है, जिसको आप एक नजर से देख लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसको कहा जाता है? ये बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता जी ने जो रिपोर्ट दिया वह काबिले तारीफ है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर आज हमारे भारत के भीतर पंचायती राज चल भी रही है। इनको वास्तुकार कहा जाता है। आप बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट दिया। इसके बाद भी और भी समितियां बनी, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति का जो परिश्रम था, जो उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है, वह प्रशंसनीय था। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। इसी दिन से लागू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा पंचायत गहमर में, गहमर दरअसल गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। ये एक ही गांव है जो इंडिया का सबसे बड़ा गांव है। इतना ही नहीं, यह एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, सबसे बड़ा पंचायत है। वर्तमान में मिजोरम, दिल्ली, नागालैंड में पंचायती राज नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज नहीं है? फिलहाल मिजोरम, दिल्ली, नागालैंड में पंचायती राज नहीं है। संवैधानिक प्रावधान में जब भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची का निर्माण पीवी नरसिम्हा राव ने किया, उसमें पंचायती राज को जोड़ा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में भाग 9 में पंचायती राज को रखा गया। इस संविधान का हिस्सा बन गए। जब इस संविधान का हिस्सा बना, इसमें 29 विषय पर इसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये मेजर इसके एक्ट हैं। इस मेजर में देखिए 243 परिभाषा, 243 क ग्राम सभा, 243 ख ग्राम पंचायत का गठन, 243 पंचायत संरचना, 243 स्थान का आरक्षण, 243 आगे पंचायत का कार्यकाल, ग्राम पंचायत की सदस्यता, अधिकार का दायित्व। इसमें से एक ऐसा देखिएगा, ये देखिएगा 243 झ वित्त आयोग का गठन, इसको आप देख लीजिएगा। ग्राम पंचायत का निर्वाचन 243 ट, ये दो अनुच्छेद इसका महत्वपूर्ण बन जाता है, और इसी दो महत्वपूर्ण व्यवस्था में अक्सर क्वेश्चन भी पूछी जाती है। तो ग्राम पंचायत के बारे में ये दो अनुच्छेद इसके आर्टिकल के साथ 243 ट, 243 झ वित्त आयोग का गठन, जरा सीधा ग्राम पंचायत की गठन 243 ख। इतने 3 बात अनुच्छेद को ध्यान रखिएगा। यही 3 अनुच्छेद के साथ क्वेश्चन बहुत सारे ज्ञान में पूछा भी गया। अब है कि जिला परिषद में आपको बता चुके हैं कि 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक निर्वाचित सदस्य जो 50,000 की आबादी पर एक जिला पार्षद का निर्वाचन होता है, और ये जिला परिषद आपस से मिलकर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करता है। जिला परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित सदस्य, जिसको जनता वैध मताधिकार के आधार पर चयन करती है, और दूसरा होता है पदेन सदस्य, जो जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, ये सब उसके पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य का कहने का मतलब है आप दूसरी सदन के निर्वाचित हुए हैं, लेकिन आपको इस सदन में भी बैठक में भाग लेने का अधिकार है, ये पदेन सदस्य, इसलिए शब्द जुड़ जाता है। आरक्षण 50% महिला को दिए जा रहे हैं। ये भारत के 21 राज्य में लागू है। भारत का पहला राज्य जो महिला को आरक्षण दिया था वह बिहार था। उसके बाद केंद्र सरकार ने भी इसको स्वीकार किया। भारत का 21 राज्य इसको स्वीकार कर चुकी है। इसकी योग्यता में हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड में इसकी एक योग्यता तय इस प्रकार है कि आप 2 से अधिक संतान को जन्म ना दिए हो। 3 संतान वाला व्यक्ति पंचायती राज का कोई प्रतिनिधि नहीं बन सकता। यदि वो बनता तो एक घोषित हो जाएगा, ये छुपाने का काम करता है तो, या यदि वो नॉमिनेशन देता है तो नामांकन रद्द हो जाएगा।
हालांकि सभी पद के लिए 21 वर्ष ही तय किए गए हैं। भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष उम्र पूरी कर चुके हो, पागलता दिवालिया नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, यह सारी शर्त उसके साथ निर्धारण है। लेकिन इस राज्य में आपका 2 बच्चे से अधिक संतान एक दंपति को नहीं हुआ हो, वही चुनाव फाइट कर सकता है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्य हैं। इस संदर्भ में, पंचायती राज के संदर्भ में समिति मेजर काम किया है, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में नेहरू जी की सरकार ने गठन किया, इसी के रिपोर्ट पर वर्तमान में चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। दूसरा, और भी बेहतर काम कर सके, इसलिए दूसरा समिति अशोक मेहता समिति गठन किया, जो 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार जब सत्तारूढ़ हुआ केंद्र में, तो उन्होंने गठन किया। 1978 में अशोक मेहता समिति रिपोर्ट देती है। यह 132 सुझाव दिया था, हालांकि महत्वपूर्ण सुझाव था, लेकिन एक ही बात था क्या उसमें ग्राम पंचायत जो प्राथमिक स्तर पर था, इसको उन्होंने सुझाव नहीं दिया। कहा कि 2 स्तरीय द्विस्तरीय होगा, मंडल पंचायत यानी ब्लॉक लेवल पर, और एक जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। ये 2 सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सका। GV.K. राव समिति 1985 में गठित हुई और यह राजीव गांधी की सरकार ने गठित किया था। नियमित चुनाव, जिला विकास आयुक्त पद का सृजन जैसे 2 सुझाव महत्वपूर्ण दिया था। एलएम सुंदरी समिति, यह भी राजीव गांधी की सरकार ने किया था, जो 1986 में गठित किया। लोकतंत्र विकास, राज संस्थाओं को पुनर्जीवीकरण के दिशा में एक कमेटी गठन की गई थी। यह अपना रिपोर्ट वित्तीय व्यवस्था, क्योंकि ग्राम पंचायत को वित्तीय संरचना की कमी थी, विकास नहीं कर पा रहा था। ये सुझाव था कि आप इससे वित्तीय व्यवस्था को बेहतर करने का कार्य करें और लघुवाद मामले का निपटारा हो, जो अभी ग्राम कचहरी की व्यवस्था की गई है, तो वह लघुवाद मामले का निपटारा किया गया। ये मेजर समिति है। मेजर समिति कौन कौन है, इसका ये मेजर रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट को ध्यान में रखेंगे। इसलिए 4 कमेटी यहाँ से क्वेश्चन का आधार बनता है। जब बिहार में भी एक समय ऐसा आया था कि जब मोरारजी देसाई के रीजन में जब पंचायत चुनाव हुआ था, तो उसके बाद 20 वर्ष का चुनाव हुआ। श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार के रीजन में चुनाव हुई और चुनाव होने के बाद उस सरपंच का निर्वाचन ग्राम कचहरी की व्यवस्था के साथ निर्वाचन नहीं हुआ था। नीतीश कुमार की सरकार जब आए, तब पंचायती राज के भीतर में मुखिया समेत या आपको इसका भी निर्वाचन का प्रोसेस, ग्राम कचहरी के सदस्यों का निर्वाचन का भी आधार बनाया गया, क्योंकि वह अधूरी व्यवस्था ही चल रही थी। अब इसे पूर्ण रूपेण लागू भी कर दिया गया है। अब पंचायती राज के भीतर देखा जाए तो इस सारी क्वेश्चंस का मुद्दा यहाँ बन जाता है। 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। यह संवैधानिक संस्था के भीतर में कार्य कर रही है, चाहे संस्था माना जाता है। पंचायती राज को और भी व्यवस्थित करना पड़ेगा, जो सत्ता के विकेंद्रीकृत पद्धति पर आधारित है। इसको और भी उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण देने के बाद राजनीतिक व्यवस्था में महिला भी सक्षम भूमिका निभा रही है, और यह बिहार से जिस परिप्रेक्ष्य से लागू हुआ, यह काबिले तारीफ है। बिहार की सरकार ने व्यवस्था भी किया था, महिला भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अब 50% सीट पर तो महिला आ रही है, उसके बाद मेरिट से भी जनरल सीट पर भी महिला फाइट कर रही है, तो 67% तक राज्य में महिला जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। तो महिला राजनीति में इसी प्रकार से पदार्पण करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। पंचायती राज के बारे में देखिएगा, इससे अधिक क्वेश्चन का आधार लगभग नहीं रहता है। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए, क्या है? नाम है इसमें 1985 में ये दिया था कि हर राज्य में चुनाव नहीं हो पा रहा था, तो कहा कि नियमित चुनाव कराया जाए। इसकी कार्यकाल 5 वर्ष है। अब बहुत जगह ऐसा था कि मुखिया मर गए, प्रभारी मुखिया चल रहा है, तो प्रभाग से काम उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं हो सकता, निर्वाचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने नियमित चुनाव का पक्ष लिया था, ये चुनाव किया जाए, कि यह व्यवस्था अच्छी है, और जिला विकास आयुक्त पद का गठन किया जाए, जो उसे फाइनेंशियल व्यवस्था की ओर मजबूती आधार देगा।
73वां संविधान संशोधन जब पास हुआ तो भारत का पहला राज्य कर्नाटक था जो चुनाव कराया। भारत के कुछ राज्य में राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव होता है, लेकिन बिहार में राजनीतिक दल का आधार नहीं है। आप अपने सुबह से चुनाव लड़िए। यहाँ 73rd अमेंडमेंट के द्वारा सबसे पहला राज्य जो एक संवैधानिक व्यवस्था के रूप में निर्वाचन कराया था तो पहला राज्य कर्नाटक थे। और राजस्थान का नगौर सीधे लागू हुआ था, चुनाव पहले बार नहीं हुआ था। लागू किया गया था कि क्या चीज है जनता पहले समझे, क्योंकि जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो लघु पैमाना पर करते हैं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार का फेल हो चुका था। तो एक छोटी पैमाना पर ही शुरुआत करके देखें कि यह क्या रूप लेता है। और सकारात्मक रुख था तो भारत के अन्य राज्यों में धीरे धीरे फैला। सभी राज्य विधानमंडल से प्रस्ताव पास होता है और चुनाव की रणनीति बनाने में जुट जाती है। तो प्रयोग छोटी लेवल पर नहीं होना चाहिए, तब आगे की ओर बढ़ेगा। इसलिए बताए थे ना कि नेहरू जी के सामने जो चुनौती थी, आज वर्तमान नरेंद्र मोदी के सामने में यह चुनौती नहीं है। पहला जनरेशन को यह पता होना चाहिए कि हमारे दादा कितना सर्वाइव किया था 2 वक्त की रोटी के लिए। आज उसको रोटी मिल रहा है तो पहले वो दादा कितना सर्वाइव किया तब उसके बच्चे को रोटी मिल रहा है। इसलिए पहली सरकार जो होती है उसके सामने बहुत चुनौती थी, जो नेहरू जी चुनौती का सामना किया था। उनके सामने में जो भी था वो नया चीज था, तो प्रयोग करने वाला वही हुआ। तो उसके लिए पहले ऑडिट करने वाली बात नहीं थी। बिहार में भी अब बीपीएससी के द्वारा इसकी बहाली होती है, एक ऑडिटर हो जाते हैं। अब जितना मद में खर्च करने की राशि सरकार ने आवंटित किया, सही अर्थ में खर्च हुआ है नहीं हुआ है, उसका ऑडिटिंग होता है, वो जाकर सरकार को रिपोर्ट करती है। तो पंचायती राज के लिए सीधे ऑडिटर की बहाली हो रही है।